हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद डॉक्टर श्याम जहांगीर प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिजीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। दोस्तों, इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में तो आते ही है, मेंस में भी एक बार तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया था आरएस मेंस 2016 में। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में हर बार यहाँ से सवाल देखे जाते हैं। तो आरएस प्री और मेंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, दूसरे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आईएएस, आपका एसआई और सीईटी, है ना। सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं, है ना। हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि जेनेटिक डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर में अंतर क्या होता है। फिर उनका एक एक करके हम सारे जेनेटिक डिजीज और डिसऑर्डर पढ़ते चले जाएंगे। उनके बारे में जो भी परीक्षा उपयोगी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप सब लोग, बस रिक्वेस्ट यही है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है बस। ठीक है भाई, चलिए बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, जेनेटिक डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर में अंतर, कि इनको अलग अलग स्टडी करने का मकसद भी क्या है। जब चीजें दोनों ही डीएनए से रिलेटेड है, दोनों ही जेनेटिक से रिलेटेड है, फिर दोनों में क्या अंतर हुआ, ये जानकारी आपको जाननी है। इवन यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, देखें भाई, पहली चीज है कि जेनेटिक डिजीज जो होती है ड्यू टू म्यूटेशन, आपको याद रखना है, ड्यू टू म्यूटेशन। और म्यूटेशन कहाँ होता है? क्रोमोजोम में। ठीक है, गुणसूत्र में, यानी गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, ये याद रखना है आपको कि जब भी हम बात करेंगे जेनेटिक डिजीज की, तो उसका रीजन होगा म्यूटेशन। क्या होगा दोस्तों रीजन? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से होने वाली डिजीज का नाम है जेनेटिक डिजीज। ठीक है, आगे चलिए। इधर आप देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में, तो ये होगा ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है डिसऑर्डर। इसको सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कई तरह के सिम्टम डेवलप होते हैं शरीर पर। इसलिए ऐसा कोई भी रोग जिसमें एक सिम्टम नहीं, मल्टीपल सिम्टम होते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? सिंड्रोम। तो ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके कई सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, उसे सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? जेनेटिक डिसऑर्डर सिंड्रोम भी कहलाते हैं। ठीक, दूसरा देखें, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। कौन? जेनेटिक डिसऑर्डर, याद रखना है आपको। और यहां पर, यहां आपको याद रखना है कि यह एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता।
मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, क्योंकि जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो जनन क्षम नहीं होते भाई, स्टेराइल है ना, वो स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, है ना, बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते क्योंकि जिंदा ही नहीं रहते, ठीक है ना, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो तो जेनेटिक डिसऑर्डर, जब म्यूटेशन हो तब जेनेटिक डिजीज। ठीक है भाई, ये आपका बेसिक डिफरेंस है। और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती है लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि इसमें बेसिक अंतर क्या है जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, अब आप आगे देखें। यदि आप जेनेटिक डिजीज की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका वर्णांधता। क्या हो सकता है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा, हीमोफीलिया, ठीक है, यानी शाही रोग या रक्तस्रावी रोग। अब देखिए, यहां पर आप बहुत सारे सिम्टम नहीं देखेंगे। वर्णांधता में कलर का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो ये जो डिजीज है ना, ये आपकी जेनेटिक डिजीज की कैटेगरी में आती है। आप इधर देखेंगे तो यहां आप देखेंगे कि पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे जो सिंड्रोम होते हैं वो सब क्या है दोस्तों? वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि यहां गुणसूत्र की संख्या बदल जाती है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले किसका अध्ययन करने वाले हैं हम? जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक सिंड्रोम या आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार। ठीक है, इतने नाम हैं इनके, जेनेटिक डिसऑर्डर, सिंड्रोम और आनुवांशिक विकार। ठीक भाई, अब इनको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है। यदि आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो जो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम है उस कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत आसान होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं 3 शब्द लिखूंगा, आपको उनके बारे में दिमाग में रखना है बस। एक शब्द मैंने लिखा बाइसोमी। क्या लिखा दोस्तों? बाइसोमी। एक शब्द मैंने यहां लिखा मोनोसोमी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को यही ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और एक लिखा मैंने ट्राइसोमी। अब ये शब्दों के अर्थ क्या है, ध्यान से सुनना। हमारा जो जीन होता है ना, हम में लगभग 20,000 से 30,000 के लगभग जीन होते हैं, जिसमें 20,000 को तो बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर लिया गया है। अब ये जो जीन होते हैं ना दोस्तों, ये अकेले नहीं रहना जानते, डरते हैं, इनको चाहिए दोस्त। मान लीजिए मैं ये एक जीन को बना दिया मैंने यहाँ, ये अकेला नहीं रहता, ये एक और साथी को साथ में रखता है, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जीन पेयर में रहे, इस कंडीशन को बाइसोमी कहते हैं, ठीक है। इन्हें एलील्स भी कहा जाता है ना, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ईच अदर। एलील्स का मतलब क्या है? जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती है, उसका नाम एलील है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? एलील्स। और जब दो साथ में हो, पेयर के रूप में हो, तो उसका नाम होगा बाइसोमी। ये अच्छी सिचुएशन है, हम सब में बाइसोमी है। हम सब में क्या है दोस्तों? बाइसोमी। आपने देखा होगा कि आप में कितने जोड़ी क्रोमोजोम है भाई? आप बताते हो ना कि 23 जोड़ी या 23 पेयर। हम में कितने हैं? 23 पेयर।
टोटल कितने हो जाते हैं 46। यदि हम में 46 बने रहते हैं तो सब बढ़िया है ना। आप में, मुझ में, हमारे आसपास जितने भी सामान्य लोग दिखाई देते हैं उनमें 22 ओमी है। यानी जब 22 ओमी है तो कोई विकार होता ही नहीं। या तो हो जाए मोनोसोमी या हो जाए ट्राइसोमी, तब जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होता है दोस्तों। तो यहां देखें, यहां यदि जीन अकेला ही हो तो ये है मोनोसोमी, तो यहां से क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है दोस्तों, ये है नॉर्मल। यहां क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। और यहां यदि एक क्रोमोसोम बढ़ भी जाए ऐसा, तो भी दिक्कत आती है। तो यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका मतलब जो परिभाषा हमने देखी थी शुरुआत में, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो तो सही है ना, कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि हो तो ये सिचुएशन आएगी। ट्राइसोमी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण बनती है और यहाँ मोनोसोमी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण बनती है। आपको इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। और बाइसोमी वाली सिचुएशन अच्छी होती है, ठीक है ना, इसमें कोई डिजीज नहीं होती है, खासकर इस तरह की। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम देखेंगे कि मुख्य मुख्य रूप से कौन कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर है उनके बारे में। देखिए, यहां लिखते हैं मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसा कि आप जानते हो, आप में होते हैं 23 पेयर्स क्रोमोजोम, है ना, और टोटल क्रोमोजोम कितने हुए, 46। ये नॉर्मल कंडीशन है। 23 में भी आप देखेंगे कि एक 22 पेयर तो होते हैं ऑटोसोमल। क्या होते हैं दोस्तों, ऑटोसोमल, प्लस 1 होता है आपका एलोसोमल। एक एक पेयर जो है एलोसोमल, ये सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम। तो यहां पर आपको एक और चीज पता चल गई कि 22 पेयर जो होते हैं वो तो आपके होते हैं ऑटोसोमल, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 44। ठीक, एक पेयर होता है एलोसोमल जिसे हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, मींस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई, इसका मतलब होगा फीमेल। क्या होगा दोस्तों, फीमेल। इसका मतलब क्या होगा, मेल। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या पता चलेगा, यदि ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कारण होता है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ऑटोसोमल कौन सा है और कौन सा सेक्स क्रोमोसोम की वजह से, जिसे एलोसोमल बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। तो वो आगे आएगा, ठीक है ना, तो मैं बताता रहूंगा, तो ये जानकारी आपको आगे काम आती रहेगी। चलिए देखें, पहला है आपका, पहला जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है भाई। पहला जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। याद रखने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद। दोस्तों, यदि 21st क्रोमोजोम पर ट्राइसोमी हो जाए, 21st क्रोमोजोम पर यदि ट्राइसोमी हो जाए, तब क्या होगा दोस्तों, होने वाला रोग का नाम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होता है वो मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 10 साल तक जी सकता है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में 16 साल तक एज जाती है, बाकी वो पहले ही मर जाते हैं। यही तो कहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसीलिए तो नहीं जाते, ठीक है ना। तो डाउन सिंड्रोम, ये मंद बुद्धि होते हैं,
इसको मंगलोइड जड़ता कहते हैं, क्योंकि आंखें मंगोलों की तरह होती है। ऐसे चाइनीज लोग होते हैं, मंगोलिया के जैसे लोग होते हैं, वैसी आंखें छोटी होती है, मंद बुद्धि होते हैं। तो इस रोग का नाम ही हो गया मंगलोइड जड़ता, है ना। क्या हो गया? मंगलोइड आइडियोसी। ठीक है भाई, अब देखिए यहां क्या होगा। नॉर्मल सिचुएशन रही होती, नॉर्मल सिचुएशन रही होती तो क्या रहा होता? 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, यानी आपको होता 46। लेकिन ट्राइसोमी हो गई है 21वां। 21वां क्रोमोजोम तो ऑटोसोमल होता है दोस्तों। क्या होता है? ऑटोसोमल। तो यहां 21वें पे ट्राइसोमी हुई, ठीक है। तो 21वें पे ट्राइसोमी होने से गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? एक बढ़ जाती है। तो टोटल कितने होंगे? यहां मान लीजिए एक्स एक्स या एक्स वाई है, ट्राइसोमी की वजह से यहां हो गया 45। यदि महिला में हुआ तो ये हो गया 47, यदि पुरुष में हुआ तो ये हो गया दोस्तों 47। यानी ट्राइसोमी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 47। आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम संबंधित है 21वें गुणसूत्र से। किससे संबंधित है दोस्तों? 21वें गुणसूत्र से, ठीक है। और 21वें गुणसूत्र पे होता क्या है? ट्राइसोमी। याद रखना है आपको, ट्राइसोमी होती है। प्रीलिम्स के लिए तो यही जानकारी काफी है। अब सवाल आएगा कि कौन से वाले जेनेटिक डिसऑर्डर को मंगलोइड जड़ता भी कहा जाता है? तो डाउन सिंड्रोम। कौन सा ऐसा सिंड्रोम है जिसमें 21वें क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होती है? आपका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि डाउन सिंड्रोम संबंधित है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। यदि ऐसा आ जाए 21वें गुणसूत्र की बाइसोमी, 21वें गुणसूत्र की मोनोसोमी, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, तो आपका आंसर क्या होगा? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब कितने हो गए? 47। ये भी पूछा जा सकता है कि यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई। तो क्या होगा ये भी लिख लीजिए। ऐसे रोगियों को, ऐसे रोगियों को मंगलोइड जड़ता भी कहा जाता है। जड़ता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है ना, मंद बुद्धि। यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 46 से 47 हो जाती है। तो ट्राइसोमी का अर्थ है एक गुणसूत्र का बढ़ जाना। ट्राइसोमी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक गुणसूत्र का बढ़ जाना। याद रहेगा आपको, ये आपका डाउन सिंड्रोम के बारे में है। इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। और यदि आप और टेक्निकल जाएं तो ये बता दें, ये ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। ये क्या है दोस्तों? ऑटोसोमल क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज है। तो यहां लिख सकते हो आप, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी ये ऑटोसोम से संबंधित है, सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित नहीं है। यहां से भी सवाल बन सकता है। यदि आप इतना तैयार कर लेते हो तो डाउन सिंड्रोम के बारे में इससे इन डेप्थ पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे पटाऊ सिंड्रोम। इसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों? दूसरा जो सिंड्रोम है आपका वो है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम के बारे में भी हमेशा याद रखिए, पटाऊ सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी होती है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या बदल जाती है। कौन से वाले गुणसूत्र पे? ट्राइसोमी होती है 13वें गुणसूत्र पे, 13th नंबर के गुणसूत्र पे। तो आप लिख दीजिए दोस्तों, 13वें गुणसूत्र
यानी क्रोमोजोम की ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी 13वें गुणसूत्र पे ट्राइसोमी हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा। क्या होगा? पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा। अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुणसूत्रों की संख्या, क्योंकि यहां तो संख्या में ही तो परिवर्तन आता है। तो अब देखिए नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल नॉर्मल में होगा 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, यहाँ 46 46, ये नॉर्मल कंडीशन है ना। इनको ऑटोसोमल बोलते हैं, इनको एलोसोम्स बोलते हैं, ठीक है भाई। अब यदि आपको पटाऊ सिंड्रोम हो जाए तो क्या होगा? 45 प्लस एक्स एक्स, 45 प्लस एक्स वाई, गुणसूत्रों की संख्या कितनी दोस्तों? 47। ट्राइसोमी में हमेशा ही एक गुणसूत्र बढ़ता है, इसीलिए सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बाइसोमी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ताकि आपको यहां समझने में कोई दिक्कत ना आए। याद रखना है पटाऊ सिंड्रोम, इन सिंड्रोम के नाम इनको खोजने वाले डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के नाम पे है दोस्तों, तो इससे ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कौन सी ट्राइसोमी? ट्राइसोमी है 13वें गुणसूत्र की, ठीक है ना। और होता क्या है? गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। अब इसमें एक दो लक्षण बड़े विशेष हो जाते हैं, जैसे ट्राइएंगुलर नोज होता है ऐसे लोगों में, ट्राइएंगुलर नोज, ठीक है, यानी त्रिभुजाकार नोज, त्रिभुजाकार नाक, ऊपर वाला होठ कटा फटा रहेगा, ऊपर वाला होठ कटा फटा। जनन क्षम तो ये होते ही नहीं है, जिनको जेनेटिक सिंड्रोम होता है वो प्रजनन की क्षमता नहीं रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, ये पटाऊ सिंड्रोम है, बहुत इजी है। पहला था डाउन सिंड्रोम, किससे? समझ, 21वें। दूसरा है पटाऊ सिंड्रोम, किससे? ट्राइसोमी, 13वें गुणसूत्र की, 13th नंबर के क्रोमोजोम की ट्राइसोमी का नाम ही क्या है दोस्तों? पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी दोस्तों ट्राइसोमी है। एडवर्ड सिंड्रोम भी क्या है मित्रों? एक ट्राइसोमी है, लेकिन गुणसूत्र कौन सा? 18वां, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। बस इतना ही याद रखना है। ऐसे बच्चे या तो मरे हुए पैदा होते हैं या पैदा होने के बाद मर जाते हैं, है ना। 5-6 महीने से ज्यादा इनका जीवन नहीं होता। यदि 5-6 महीने जिंदा भी रहते तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की डिमांड करते हैं, और उनके अंग प्रत्यंग भी ठीक से नहीं चलते दोस्तों। तो वो भी आपको याद रखना है। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी का नाम क्या है दोस्तों? आपका एडवर्ड सिंड्रोम। अब देखिए नॉर्मल पर्सन में क्या होगा? नॉर्मल कैसा होगा? यदि मेल की बात करें तो ये कंडीशन होगी 44 प्लस एक्स वाई, टोटल क्रोमोजोम 46, नॉर्मल है सब। आगे देखिए फीमेल, 44 प्लस एक्स एक्स, टोटल गुणसूत्र 46, सब शानदार है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही आपको एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम, क्या होगा? आप में यहां 45 हो जाएगी और इधर एक्स एक्स, 45 प्लस एक्स वाई, मतलब आप में गुणसूत्रों की संख्या 47। तो ट्राइसोमी में हमेशा ही गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है दोस्तों, याद रखना है। ये भी ऑटोसोमल है, इससे पहले भी ऑटोसोमल वाला था, ये भी क्या था? ऑटोसोमल। याद रखना है ये भी आपको, क्योंकि कोई इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने वाला पेपर सेटर हुआ तो वो यहां तक जा सकता है। आपको याद रखना है कि ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, ऑटोसोमल। एडवर्ड भी क्या है दोस्तों? ऑटोसोमल। ये भी क्या है? ऑटोसोमल, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है।
तो याद रखिए एडवर्ड सिंड्रोम में भी 47 हो जाते हैं, और ये या तो मरा हुआ पैदा होता है ना, या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, या पैदा होते ही मर जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसके लक्षण है। बाकी इनमें भी जननक्षम तो हो ही नहीं सकते जब पैदा होते ही मर जाएंगे। तो याद रखना एडवर्ड सिंड्रोम इसी का नाम है। ये तीनों ही ऑटोसोमल वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक देखते हैं अपन क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्या देखते हैं? चौथा, क्राई डू चैट सिंड्रोम का नाम क्या है दोस्तों? क्राई डू चैट, क्राई डू चैट। ये भी ऑटोसोमल वाला है। इसमें भी क्या बताना है आपको? सबसे पहले तो यही बता दीजिए, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। यानी ये विसंगति किससे संबंधित है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम से। लेकिन कौन से वाले? 5वें नंबर के दोस्तों, 5th क्रोमोसोम की एक भुजा कट जाती है। इससे क्या होगा? देखिए, मान लीजिए क्रोमोसोम ऐसा होता है, होता क्या है, ऐसा ही होता है। देखिए, ये कंडीशन होती है क्रोमोसोम की, इस तरह से होता है। ये सेंट्रोमियर है। आप यहां देख रहे होंगे कि एलिल्स के रूप में है, तो दो जीन एक साथ है। ठीक है, आगे देखें आप, इसमें कंडीशन ये बन जाती है, इसमें कंडीशन ये बन जाएगी, ये एक भुजा जो डॉटेड रूप में मैं दिखा रहा हूं, ये कट जाती है। ये एक भुजा जो है ना, ये कट जाती है। तो इससे डिजीज कौन सा होगा दोस्तों? इससे डिजीज होगी क्राइडू चैट, नॉर्मल 5th क्रोमोसोम। और ये आपका है क्राइडू चैट क्रोमोसोम, क्राइडू चैट। यदि मेंस में आ जाए 2 नंबर में, तो ये डायग्राम भी बना के आना भाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऐसा बच्चा बिल्ली की आवाज में रोता है। ये जो बच्चा है क्राइडू चेट वाला, ये बिल्ली की आवाज में रोता है। तो यहां लिख सकते हो आप, बिल्ली की आवाज, बिल्ली की आवाज कैसी होती है? म्याऊं। क्या होती है भाई? म्याऊं की जो आवाज होती है में रोता है बच्चा। बिल्ली की आवाज म्याऊ में रोता है, जिसे मियोविंग ऑफ किटन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? मियोविंग ऑफ किटन। इसका सबसे बड़ा लक्षण यही है, मियोविंग ऑफ किटन मींस बिल्ली की आवाज की तरह रोना। कौन से वाले जेनेटिक डिसऑर्डर में बिल्ली के जैसे रोने की आवाज आती है? आपका आंसर होगा क्राई डू चैट। ठीक है भाई, तो ये भी ऑटोसोमल वाला है। ये कैसा है? ऑटोसोमल। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि नहीं भी आ रहा होगा, कोई चीज रह जाती है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करके भेजूंगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं अपन टर्नर सिंड्रोम की। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? अगला है आपका टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है दोस्तों, ये केवल महिलाओं में होता है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। एक तो ये एलोसोमल डिजीज है। क्या है? एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, केवल महिलाओं में होती है, याद रखना है।
केवल महिलाओं में, केवल महिलाओं में होता है। इसमें एक एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है, एक एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है। तो दोस्तों कम होने को क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। तो आप लिख दीजिए मोनोसोमी। ठीक है, इसमें क्या होगी? मोनोसोमी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये वाली, याद रखने के संदर्भ में। अब देखिए एक नॉर्मल पर्सन में क्या होगा? नॉर्मल पर्सन में 44 प्लस एक्स एक्स, एक्स वाई क्यों नहीं? क्योंकि ये पुरुषों में होता ही नहीं, केवल महिलाओं में होता है। तो ये होगा आपका 46। लेकिन कंडीशन हो टर्नर वाली, कौन से वाली? टर्नर सिंड्रोम की। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 44 ऑटोसोमल तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज है ही नहीं, ये तो किसे? एलोसोमल से रिलेटेड है। तो ऑटोसोमल में तो नो चेंज है। फिर आप यहां देखिए एक एक्स खत्म हो जाएगा, तो एक एक्स की जगह आपको दिखाना है 0, 0। तो जब एक कम होगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 45। यानी यहां एक कम हो जाता है। और इसी सिंड्रोम का नाम क्या है मित्रों? इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, जो आपको अच्छे से याद रखना है। केवल महिलाओं में होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। केवल किस में होता है? केवल महिलाओं में। ठीक है भाई। अब टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाएं क्या होती है? जनन क्षम नहीं होती भाई। ये क्या नहीं होती है? जनन क्षम नहीं होती, जनन क्षम नहीं। अब जनन क्षम नहीं है तो इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? जो इनका मासिक धर्म है, मासिक धर्म चक्र नहीं, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता। ठीक है, क्रॉस कर देवे इसे। दूसरा, जब मासिक धर्म चक्र नहीं चलेगा तो एग का निर्माण भी नहीं, एग का निर्माण नहीं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हार्मोनल थेरेपी से ऐसी महिलाओं का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि ये लंबे समय तक जीते हैं। कौन सी थेरेपी से? हार्मोनल थेरेपी से। उपचार किससे हो सकता है दोस्तों? हार्मोनल थेरेपी से। हार्मोनल थेरेपी से इलाज हो सकता है, लेकिन ये इलाज महंगे होते हैं और उतने ज्यादा फिजिबल भी नहीं है। इसलिए ये मान के चलिए कि ये विसंगति तो बनी ही रहती है। याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, रिलेटेड एलोसोमल से है, केवल महिलाओं में होता है, मोनोसोमी होती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन क्लाइनफेल्टर की। किसकी बात करते हैं? ये आपका नंबर कितना हो गया होगा? टर्नर में भी नहीं लिखा हमने। टर्नर 5 नंबर था। ठीक है, ये 5 नंबर था। उसके बाद हमारा आ गया ये 6 नंबर। ये हो गया 6 नंबर। ये आपका क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसे क्या बोलेंगे आप? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों ये भी रिलेटेड है किससे? एलोसोमल से। याद रखना है ये भी किससे रिलेटेड है दोस्तों? एलोसोमल से। तो लिख दीजिए एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है ना? यानी सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है, केवल पुरुषों में होता है। बता दीजिए दोस्तों, केवल पुरुषों में होता है, केवल पुरुषों में होता है। लेकिन इसमें होता क्या है? एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है। क्या होता है इसमें? इसमें एक एक्स गुणसूत्र या क्रोमोजोम बढ़ जाता है। तो क्या हुआ दोस्तों? बढ़ने को क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी।
तो कोई पूछे कि क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, तो एक्स क्रोमोजोम की ट्राइसोमी यानी सेक्स क्रोमोजोम की ट्राइसोमी होती है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या होगा, 44 को तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑटोसोम है। और यहां आप देखेंगे कि एक्स वाई ये 46 कंडीशन यदि हो तो नॉर्मल पर्सन है। कोई व्यक्ति क्लाइनफेल्टर से ग्रसित है तो उसमें क्या होगा, ऑटोसोम को तो बिल्कुल वैसे ही लिख देना है, प्लस एक्स एक्स वाई, टोटल कितने हुए 47। ये याद रखना है दोस्तों आपको कि यहाँ पर 47 जो हो जाते हैं ये ट्राइसोमी की वजह से, और रोग कौन सा हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर। ऐसे पुरुषों में दोस्तों महिला सदृश्य गुणों का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है, महिला सदृश्य गुणों का विकास, उसमें ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाती है ना, पुरुष महिला जैसे जो है वो करने लगता है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो महिलाओं वाले लक्षण उसमें आ जाते हैं, जिसे गायनेकोकमेस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महिला सदृश्य गुणों का विकास, महिला सदृश्य गुणों का विकास, है ना। स्तनों के विकास के कारण इसे गायनेकोकमेस्टिया भी बोलते हैं, गायनेकोकमेस्टिया भी कहते हैं। तो कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर को गायनेकोकमेस्टिया कहते हैं, तो आपका आंसर होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लेकिन दोस्तों यहां क्लाइनफेल्टर में एक बात और ध्यान रखनी है कि यहां हमेशा 47 नहीं होगा, यहां पर यह कंडीशन भी हो सकती है। देखें आप, यहां क्या हो सकता है, यहां 44 प्लस एक्स 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 वाई भी हो सकता है। ठीक है, यहां 44 प्लस एक्स 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 वाई भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, महिलाओं जैसे और गुण विकसित हो जाते हैं। गुण सूत्रों की संख्या देखिए, ये आपका हो गया 48, क्या हो गया 48, यहाँ 49। ये भी हो सकता है, ये भी क्लाइनफेल्टर ही है दोस्तों, ये भी केवल पुरुषों में होता है। क्लाइनफेल्टर की अन्य परिस्थितियां है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अन्य अवस्थाएं, तो इनको भी आपको ध्यान रख लेना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अन्य अवस्थाएं। ठीक है, तो ये भी बन सकता है 47, लेकिन ज्यादा ही होता चला जाएगा, है ना। टेट्रासोमी पेंटासोमी ऐसी परिस्थिति हो जाती है यहां, तो आपको याद रखना ये आपका क्लाइनफेल्टर हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखें एक डिजीज और होती है जो, अब यहां ये भी एलोसोमल से रिलेटेड है, हमने लिख ही लिया है, ये याद रखिएगा, एलोसोमल। अब अगला जो है हमारा 7वां, ये देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर एक सिंड्रोम होता है जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। ठीक है, जिसे अपराधी सिंड्रोम भी कहा जाता है, अपराधी सिंड्रोम, ये याद रखना है आपको, जैकब सिंड्रोम या अपराधी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है देख लेते हैं एक बार। इसमें दोस्तों ये भी एलोसोमल से रिलेटेड है, एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। होता क्या है, नॉर्मल पर्सन में होगा 44 प्लस एक्स वाई, है ना, ये भी केवल पुरुषों में ही होता है। ठीक है, लेकिन यदि किसी को जैकब सिंड्रोम हो तो 44 प्लस एक्स वाई वाई बन जाता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर भी आप देखेंगे गुण सूत्रों की संख्या कितनी होगी, 47। ठीक है, गुण सूत्रों की संख्या कितनी होगी मित्रों, 47। ऐसा व्यक्ति जन्मजात अपराधी होता है,
अनपढ़ जैसा होता है दोस्तों, तो ऐसे लोग क्या बनते हैं? जन्मजात अपराधी। जन्मजात अपराधी जरूरत से ज्यादा लंबे होते हैं, जरूरत से ज्यादा ताकत होती है, लेकिन मंद बुद्धि होते हैं। जरूरत से ज्यादा लंबाई, जरूरत से ज्यादा ताकत, ज्यादा ताकत, अल्प बुद्धि, ठीक है, अनपढ़, पढ़ना भी नहीं चाहते ये, है ना, ऐसे लोग जेकब सिंड्रोम कहलाता है। कंडीशन क्या है? ये पुरुषों में होता है, केवल पुरुषों में, है ना। इसका नाम क्या है? क्रिमिनल सिंड्रोम। नाम क्या है दोस्तों? क्रिमिनल सिंड्रोम। याद रखना, ये जो रोग है क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, और इसे जेकब सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और देखते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। इसके बाद जो आपका 8 नंबर का फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, है ना, या फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका नाम फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम भी है। क्या है? फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। इसमें क्या होता है, ध्यान देना है यहां पर, कि इसमें 9वां और 22वें क्रोमोजोम प्रभावित होता है। 9th नंबर का 9वां व 22वां क्रोमोजोम या गुणसूत्र में विसंगति, विसंगति, इसका मतलब ये भी कैसी विसंगति हुई? ऑटोसोमल। ये भी कैसी हुई दोस्तों? ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी। होता क्या है कि 9वां और 22वां क्रोमोजोम जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इनके वो भाग जो टूटते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इससे 22वें गुणसूत्र का आकार छोटा हो जाता है, और इससे एक विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिसे आप ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ठीक है भाई, देखिए, इस विकार में, इस विकार में 9वां व 22वां गुणसूत्र टूटकर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, टूटे हुए भाग को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे 22वां गुणसूत्र, जिससे 22वां गुणसूत्र आकार में छोटा हो जाता है, आकार में छोटा हो जाता है। इसलिए 22वें गुणसूत्र को फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम भी कहते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपका हो गया फिलाडेल्फिया। ठीक है दोस्तों, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। और इस डिजीज का जो नाम है वो नोट कर लीजिए आप, मेलेनोजिनस ल्यूकेमिया। इससे क्या होता है दोस्तों? मेलेनोजिनस ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक है, याद रखना है कि कौन से जेनेटिक सिंड्रोम में क्या हो जाता है?
फिलाडेल्फिया सिंड्रोम या मेलानोजेनस ल्यूकेमिया। तो दोनों बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है भाई। देखिए एक और कॉन्सेप्ट है यहां जिसका नाम है सुपर मादा। क्या नाम है आपका? नंबर है 9, जिसे हम कहेंगे सुपर मादा या सुपर फीमेल। क्या कहेंगे? सुपर फीमेल। इसमें भी ऐसी ही कंडीशन आती है, सुपर मादा। सुपर मादा क्या होते हैं? ठीक है, ये भी एबनॉर्मल होते हैं। तो यहां पर भी आप बताएंगे कि एक तो ये एलोसोमल विसंगति है। क्या है? एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, यानी आपका लिंग गुणसूत्र से संबंधित, लिंग गुणसूत्र से संबंधित। इसमें होता क्या है, आप देखें कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल की कंडीशन ये होगी, गुणसूत्र होंगे 46। लेकिन आप सुपर फीमेल की बात करेंगे तो देखिए कंडीशन कैसी हो जाती है। सुपर फीमेल्स में 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स 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 एक्स, 44 प्लस एक्स 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 एक्स, मतलब कितना हो गया यहां पर दोस्तों? 47। यहां दोस्तों कितना? 48। यहां दोस्तों कितना? 49। इस तरह गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाती है। बढ़ा कौन? एक्स। तो ऐसी महिलाएं दोस्तों एक तो अत्यधिक सुंदर होती है, ये तो इनकी विशेषता हो गई। अत्यधिक सुंदर महिला कैसी होगी? महिला अत्यधिक सुंदर होगी। लेकिन अभी आपका दिल टूटेगा जब अगली बात बताऊंगा। ये मंद बुद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों? लेकिन मंद बुद्धि होती है, मंद बुद्धि, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सुपर फीमेल का कॉन्सेप्ट भी जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है, आपको ये बातें याद रख लेनी है। अब ब्रीफ में सारा बनाते हैं एक टेबुलर फॉर्म में याद करने के हिसाब से, और तरीका भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए ब्रीफ में एक बात आप याद रखना, टोटल क्रोमोजोम होते हैं 23 पेयर। कितने होते हैं? 23 पेयर। आप याद रख लेना आपका 21वां, 18वां, 13वां, 5वां, बाकी अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये याद रखना 21वां, 18वां, 13वां और 5वां। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले आप लिखिए डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ दोस्तों? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। क्या हुआ? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई? 47। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 47। दूसरा कौन सा है? दूसरा देखें, दूसरा है पटाऊ सिंड्रोम। उसका गुणसूत्र कौन सा था भाई? 13वां गुणसूत्र। क्या हुआ? ट्राइसोमी हुई। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 47, ठीक है। अगला देखें, अगला है आपका एडवर्ड, एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा था? 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 47। उसके बाद आपने देखा क्राइडू चैट, क्राइडू चैट किस पे था दोस्तों? 5th क्रोमोजोम पे। ये इतना ही याद रखना है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या इसमें मेनली नहीं बदलती, सिर्फ एक भुजा कटती है, ठीक है। तो आपको ये बता, क्राइडू चैट में म्याऊं की आवाज, म्याऊं की आवाज इसकी विशेषता हो गई। अब देखिए याद कैसे करें। डाउन सिंड्रोम टोटल कितने पेयर थे? 23। उससे नीचे आइए 22, 21, तो 21 23 से कम है, डाउन आए तो डाउन सिंड्रोम किस पे? 21वें पे। पटाऊ सिंड्रोम भी ऐसे याद कर सकते हो, 13वें गुणसूत्र पे, ठीक है। और
आपके जैसे तेरे पिता, आप पटाऊ सिंड्रोम में ऐसे याद रख सकते हो तेरे पिता, तो याद रहेगा 13वां गुणसूत्र तेरे पिता, पी से पी जोड़ देना तो तेरे पिता है, इस तरह से। एडवर्ड सिंड्रोम फिर ट्राइसोमी वाला 18वां, क्राइडू चैट बच्चों में होता है 5वां और नीचे। ठीक है भाई, आगे देखें। आगे आप देखेंगे कि यहां आएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्यों हुआ? एक एक्स गुणसूत्र की कमी से, एक एक्स की कमी होने से टोटल कितने बचे? 45 गुणसूत्र कितने बचे? 45। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में, केवल किसमें? केवल महिलाओं में, केवल किसमें होता है? महिलाओं में। गदर मूवी में सन्नी देओल के लिए टर्न कहां से आया? रास्ते में एक मोड़ आया तो सकीना के लिए आया। सकीना कौन थी? महिला। तो टर्न किसके लिए आता है दोस्तों? महिला के लिए। याद करने के हिसाब से, डोंट माइंड मित्रों, सिर्फ याद करने के लिए हिसाब से बता रहा हूं, टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में, याद रखना। दूसरा है आपका क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा? एक एक्स की वृद्धि, एक एक्स की क्या होगी? वृद्धि होगी। टोटल कितना होगा? 47। ये भी ट्राइसोमी है दोस्तों। ये क्या है? ट्राइसोमी। ये क्या है? मोनोसोमी। टनल वाली मोनोसोमी थी, ये ट्राइसोमी है। केवल पुरुषों में, केवल किसमें दोस्तों? पुरुषों में। तो इसको भी याद रखा जा सकता है। सामान्यतः पति अपनी पत्नी को बात समझाने में फेल हो जाता है, फेल्टर, फेल हो जाता है। कौन? पुरुष। पुरुष, पति पुरुष होता है तो वो अपनी पत्नी को बात समझाने में फेल हो जाता है। तो क्लाइनफेल्टर केवल पुरुषों में, याद रखिए। ऐसे याद रखने की टेक्निक आप बना सकते हो, जैसे डाउन 23 से नीचे 21 वाला, तेरे पिता यानी 13वां पटाऊ वाला, फिर एडवर्ड बचा एक ट्राइसोमी वाला, वो 18वां। बच्चों में कौन सा होता है? 5वां गुणसूत्र, तो और कम है ना, म्याऊं के जैसी आवाज। फिर टर्नर, टर्न किसके लिए आता है? महिला के लिए, तो केवल महिलाओं में। फिर क्लाइनफेल्टर फेल कौन हो जाता है? पुरुष। किसको? बात समझाने में, तो पुरुष में क्लाइनफेल्टर, याद रखना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे फिलाडेल्फिया, फिर आप देखेंगे फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम किसमें होता है? 22वें गुणसूत्र के कारण। ठीक है, 22वें गुणसूत्र के कारण। और उसके बाद आपने देखा आपका जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम किससे हुआ? एक वाई के बढ़ने से। टोटल कितने? 47। ये याद रखिए दोस्तों कि इस तरह की जो है अवस्थाएं होती है विभिन्न प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आपको सारी मैंने चीजें बता दी है, कौन सा पुरुषों में होता है, कौन सा महिलाओं में होता है। और एक क्लास इसी से रिलेटेड हम ले लेंगे, जेनेटिक डिजीज वाली। इस क्लास को आप धूमधाम से देखिए। थैंक यू वेरी मच।